करे स्टार्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीशन, उत्सर्जी उत्पाद और उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जी उत्पाद और उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। सही है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? बॉडी के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे यूरिया, अमोनिया और CO2 और अनडाइजेस्टेड फूड और देखो, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन है उपापचयी क्रियाओं के द्वारा। किसके द्वारा? उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना? बाहर निकालना। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। किससे बने? उपापचयी क्रियाओं से। किससे बने? उपापचयी क्रियाओं से। अगर मैं बात करूं, हमने खाने में क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बनिक पदार्थ लिया। कौन सा पदार्थ लिया? कार्बनिक पदार्थ लिया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिया तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बाहर निकलेगा? CO2। क्या बाहर निकलेगा? CO2। लेकिन अगर यहां पर मैंने क्या काम में ले लिया? नाइट्रोजनी पदार्थ लिया, जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, तो यहां पर जो उत्सर्जी पदार्थ है उसके रूप में क्या बाहर निकलेगा? अमोनिया। क्या बाहर निकलेगी? अमोनिया बाहर निकलेगी। यानी कि CO2 और NH3 ये किसके उत्पाद है? उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद है, जो शरीर में उपयोगी नहीं है या विषैले हैं, तो इनको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे CO2 है, CO2 ऊतकों में बनती है। ऊतकों से किसमें डाली जाती है? रक्त में डाली जाती है। अगर रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ गई तो, अगर रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा? अभी देखा था CO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा? H2CO3। इसका मतलब pH क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रक्त की pH कितनी रहनी चाहिए? 7.4 रहनी चाहिए। तो pH चेंज हो जाएगी। pH चेंज हो जाएगी तो अंदर का पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या पड़ेगा? नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है। इसी तरीके से अमोनिया जो है वो भी कैसी है? विषैली है। अमोनिया कैसी है? विषैली है। तो इसको क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। ये तो हो गया उत्सर्जन। फिर आ जाता है उत्सर्जी उत्पाद। उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से होते हैं? उत्सर्जी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या बना? अमोनिया। क्या बना? अमोनिया। फिर और क्या है उत्सर्जी उत्पाद? ये रहा CO2। CO2 भी क्या है? उत्सर्जी उत्पाद है। लेकिन जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं तो उत्सर्जन तंत्र में हम केवल और केवल किसके बारे में पढ़ते हैं? दो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। कौन से पदार्थ? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। यानी जो प्रोटीन है उसके उपापचय से बनने वाले जो उत्सर्जी उत्पाद है, जिनके अंदर क्या पाया जाता हो? नाइट्रोजन पाया जाता हो, उसी की स्टडी यहाँ पर की जाती है। अमोनिया। इसके अलावा और क्या है? यूरिया और भी है। 3 मेन है। तीनों नाम सुने हुए होंगे? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इसके अलावा भी शरीर में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जित किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक तो हो गया CO2, फिर हो गया आपके ग्लूकोज, पानी, Na+Cl-। क्या ये सभी उत्सर्जी है उत्सर्जी? नहीं है? नहीं है? है।
उत्सर्जी है। कैसे है? अगर आपने पानी ज्यादा पी लिया तो पानी का अवशोषण होगा, और अवशोषण होकर पानी को कहाँ मिलाया जाएगा? ब्लड में। कहाँ मिलाया जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, बढ़ेगी, परासरणता भी चेंज होगी। तो जो एक्सेस वाटर है उसको किडनी क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। वो क्या है? उत्सर्जी। अगर आपने शर्करा ज्यादा खा ली, रसगुल्ले ही रसगुल्ले खाए, तो जब टॉयलेट करने जाते हो तो वहां पर मकोड़े रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्या ज्यादा हो गया? ग्लूकोज ज्यादा हो गया। बॉडी की कैपेसिटी इतनी है कि थोड़ा सा ग्लूकोज अगर है तो उसको तो वो किस में चेंज कर सकता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर सकता है, या फिर उससे क्या बना सकता है? फैट बना सकता है। उस फैट को क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक्सेस है, ज्यादा ही खा लिए रसगुल्ले, तो फिर उसको क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। तो वो क्या हो गया? एक्सक्रीटरी हो गया। ये भी एक्सक्रीटरी है। अगर Na+ ज्यादा मिला दिए किसके अंदर? ब्लड के अंदर, अवशोषण हो गया। लूण ज्यादा खाया आपने, और लूण ज्यादा खाया तो Na+ ज्यादा आ गए आपके खून में, और Na जहां कहीं पर भी आएगा साथ में किसको लेकर आएगा? पानी को लेकर आएगा ही आएगा। जहां पर भी सोडियम आएगा उसके साथ कौन आएगा? पानी आएगा ही आएगा। पानी आएगा तो बीपी बढ़ जाएगी, वापस से होम्योस्टेसिस जो है वो नहीं रहेगी। तो इसको भी क्या किया जाता है? किडनी जो है वो बाहर निकाल देती है। दवाइयां ली आपने, दवाई जितनी बॉडी को चाहिए होती है उतनी ही काम में ली जाती है। एक्सेस जो दवाई होती है उसको किडनी क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। ये काम भी है किडनी। तो जो भी चीज एक्सेस मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, बॉडी को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो उसको बॉडी क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है, या रक्त में से बाहर निकाल दिया जाता है। और वो सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। किसके बारे में पढ़ते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो किसके उपापचय से बनेंगे? नाइट्रोजनी पदार्थों के उपापचय से बनते हैं। और नाइट्रोजनी पदार्थ है कौन से? प्रोटीन, अमीनो एसिड। किससे बनते हैं? अमीनो एसिड। तो कौन सा समूह है? एमीन, NH2। NH2 है, इसका मतलब इसके पास क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला होता है अमोनिया। पहला क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है? तो अमीनो अम्लों से विअमीनीकरण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? विअमीनीकरण। RCH NH2COOH, ये क्या है? अमीनो अम्ल। इसमें से एमीन समूह को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। किसके रूप में बाहर निकाला जाता है? NH3 के रूप में बाहर निकाला जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? डीएमिनेशन या विअमीनीकरण कहते हैं। और अमोनिया जो होती है वो शरीर में विषैली होती है, तो इसको क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। और ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। समझ में आ गया? अमोनोटेलिक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हो? अमोनिया का उत्सर्जन करते हो, क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया सबसे ज्यादा विषैली होती है। जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उनमें सबसे ज्यादा विषैली कौन होती है? अमोनिया होती है। तो इसको शरीर से हाथों हाथ बाहर निकाला जाता है। और इसको बाहर निकालने के लिए पानी जो है वो क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए होता है। अगर 1 ml अमोनिया है, इसको बाहर निकालने के लिए कम से कम 500 ml पानी चाहिए। आधा लीटर पानी। कितना? आधा लीटर पानी चाहिए। अगर हम अमोनिया का उत्सर्जन करते, अगर हम अमोनिया का उत्सर्जन करते तो हमें भी बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती। इसलिए हम अमोनिया का उत्सर्जन न करके किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये जीव जो है इनको पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए। और पानी ज्यादा मात्रा में कौन से जीवों को मिलता है? जो कहां पर रहते हो? पानी में ही रहते हो। जो कहां पर रहते हो? पानी में ही रहते हो। जैसे जैसे मछलियां, जैसे टेडपोल, जैसे टेडपोल, या जितने भी समुद्र में
और जो स्वच्छ जल है उसमें रहने वाले जितने भी जीव है, खाली दो जीवों को छोड़ दो, एक तो वेल और दूसरा सील, एक तो वेल और दूसरा सील, दोनों ही क्या है, मेमल्स, दोनों ही क्या है, स्तनधारी है। और स्तनधारियों में किसका उत्सर्जन होता है, यूरिया का। तो ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, बाकी सभी किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। आगे समझ। दूसरा पदार्थ कौन सा है, यूरिया। यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है, यकृत के द्वारा। किस से बनाया जाता है, अमोनिया से। अमोनिया ज्यादा विषैली है तो उसको कम विषैले पदार्थों में बदला जाता है, और कम विषैला पदार्थ कौन सा है, यूरिया। और ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो अमोनिया का करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमोनोटैलिक, और जो यूरिया का करेंगे वो क्या कहलाएंगे, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जैसे एमनियोट्स, एमनियोट्स में कौन कौन आते हैं, एवीज, मैमल्स और रेप्टाइल्स। कौन कौन आते हैं, एवीज, मैमल्स और रेप्टाइल्स। इनको कहा जाता है सम्मिलित रूप से एमनियोट्स कहा जाता है। इनके द्वारा किसका उत्सर्जन किया जाता है, यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। और 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए लगभग कितने ml पानी, कितना ml पानी चाहिए, 50 ml पानी चाहिए। यहाँ पर 500 ml था, यहाँ पे कितना हो गया, 50 ml। यानी तुलनात्मक रूप से पानी क्या चाहिए, कम चाहिए होता है। अमोनिया ज्यादा विषैला है और यूरिया उसकी तुलना में क्या है, कम विषैला है। और ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। आ गया समझ। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एडेप्टेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होगा कि ये ऐसी जगह पर रह रहे हैं, ये ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर पानी की उपलब्धता कम है, पानी क्या है, कम है। या फिर इनमें ऐसा अनुकूलन चाहिए होता है कि ये अपने शरीर में ज्यादा पानी को नहीं रख सकते, ज्यादा पानी को नहीं रख सकते। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है और दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर जो मूत्र है उसको उत्सर्जित करता है। और 1 से 1.5 लीटर में से 95% जो है होता है वो तो क्या होता है, पानी ही होता है। यानी 1 से 1.5 किलो वजन जो है वो उसको होल्ड करना पड़ता है, जबकि दूसरे जीव जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो वो क्या कर लेते हैं, एडेप्टेशन कर लेते हैं, वो अमोनिया को किस में बदल देते हैं, यूरिक एसिड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, यूरिक एसिड में बदल देते हैं। और यूरिक एसिड को 1 ग्राम यूरिक एसिड को उत्सर्जित करने के लिए सिर्फ कितना पानी चाहिए, 10 ml पानी चाहिए, यानी कि बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो ये जो यूरिक एसिड होता है ये कैसा होता है, सेमी लिक्विड, अर्ध ठोस होता है। कैसा होता है, अर्ध ठोस होता है। इसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है। और जो जीव इसका उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। दोनों में फर्क है, ये यूरियोटैलिक है और ये कौन है, यूरिकोटैलिक। तो ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताओ, इन्हीं में से आएंगे, 2 तो ये आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, एवीज और रेप्टाइल्स, मैमल्स नहीं आएंगे, एवीज और रेप्टाइल्स। देखो एवीज, एवीज में कौन आते हैं, पक्षी। कौन आते हैं, पक्षी। पक्षियों को अपना वजन वैसे ही कम रखना होता है, क्यों, उड़ना है। अगर वजन ज्यादा हो गया तो उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए ये यूरिया को नहीं रखते, क्योंकि यूरिया रखा तो पानी ज्यादा रखना पड़ेगा तो वजन बढ़ जाएगा। इसलिए
ये क्या बना लेते हैं, यूरिक एसिड बना लेते हैं। दूसरा देखो, रेप्टाइल्स कहां पर पाए जाते हैं, रेगुलेटर्स है या कन्फर्मर्स है, रेगुलेटर्स है रेप्टाइल्स। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा रेगुलेटर क्या होते हैं, कन्फर्मर्स क्या होते हैं, ये भी नहीं आया, कितनी बार तो पूछ लिया। कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो जीव अपने भीतरी वातावरण का तापमान और परासरणता को बाह्य वातावरण के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स। और रेगुलेटर्स जिनके दैहिक तरल की और तापमान में परिवर्तन नहीं होता, वो उसको मेंटेन रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेगुलेटर्स कहलाते हैं। तो मैमल्स तो ज्यादातर कैसे होंगे, रेगुलेटर्स। रेप्टाइल्स कैसे होंगे, कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, और ये ज्यादातर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कहां पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं आपके मरुस्थल। क्या होते हैं, मरुस्थल। सांप कहां पर दिखाई देता है, मरुस्थल में। कहां पर दिखाई देगा, मरुस्थल में। छिपकली मरुस्थल में। एलिगेटर, घड़ियाल, मगरमच्छ कहां पर रहता है, पानी में रहता है। तो मगरमच्छ किसका उत्सर्जन करेगा, देखो ज्यादातर रेप्टाइल्स किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिक एसिड का, क्योंकि पानी की क्या है, कमी है। पानी की क्या है, कमी है, इसलिए यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। मरुस्थल में रह रहे हैं, मरुस्थल तभी तो है तो क्या कि वहां क्या उपलब्ध नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मगरमच्छ जो है वो तो रहता है पानी में, ये किसका उत्सर्जन करेगा, पर्याप्त पानी है उसके पास, तो किसका उत्सर्जन करेगा, नहीं करेगा। अमोनिया का उत्सर्जन वे ही जीव करते हैं जो केवल और केवल किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। जो दोनों जगह पर रहते हैं वो किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का। तो एम्फीबियंस किस में आएंगे, एम्फीबियंस उभयचर। उभयचर कौन से होते हैं, जो स्थल पर भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं। तो टेडपोल तो है अमोनोटेलिक, टेडपोल तो क्या है, अमोनोटेलिक। और मेंढक मेंढक जो है वो क्या है, यूरियोटेलिक। मेंढक क्या है, यूरियोटेलिक है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अगर हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों की बात करें तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से कितने हैं, तीन। कौन कौन से हैं, पहला है अमोनिया। अमोनिया अत्यधिक विषैली है, बनती कैसे है, अमीनो अम्लों के विअमीनीकरण से बनती है। ठीक है, अमोनिया के उत्सर्जन करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ज्यादातर जो जलीय जीव होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे मछलियां, जैसे जलीय कीट, जलीय कीट, जल में भी कीट होते हैं, उनको बोलते हैं क्रस्टेशियन। क्या बोलते हैं, क्रस्टेशियन। तो ये सब किस में आएंगे, अमोनोटेलिक में। दूसरा आ जाता है यूरिया। कुछ जीव जो होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करते, उसकी तुलना में कम विषैले किसका निर्माण कर लेते हैं, यूरिया का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरिया का निर्माण होता कहां पर है, यकृत में। कहां पर होता है, यकृत में होता है। किसके द्वारा होता है, ऑर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र के द्वारा होता है। अमोनो यूरियोटेलिक जीव है कौन कौन से, एवीज हो गया, मेमल्स हो गया, और एम्फीबियंस हो गया। रेप्टाइल्स ज्यादातर किस में आते हैं, यूरिकोटेलिक में। किस में आते हैं, यूरिकोटेलिक में। तो यूरिक एसिड जो है, कुछ जीव जो होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे कम विषैला होता है। जीव इसको शरीर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जैसे एवीज और रेप्टाइल्स, इसके साथ साथ इंसेक्ट, कीट, कीट भी उड़ते हैं, कीट भी उड़ते हैं। और दूसरा कहां पर पाए जाते हैं, जो
मरुस्थल है उसमें भी पाए जाते हैं। तो इनके पास भी क्या होती है, पानी की कमी होती है। तो ये अपने शरीर का पानी को क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। तो इनमें ये क्या हो गया, एक अडेप्टेशन हो गया, यूरिक एसिड का निर्माण इन्होंने कर लिया। आ गया समझ में? लिखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीशन। देखो जीवों में उपापचयी क्रियाओं से, जीवों में उपापचयी क्रियाओं से बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्सर्जी पदार्थ CO2, अमोनिया, लवण, पानी आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से CO2 तथा अमीनो अम्ल के उपापचय से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पहला लिखो अमोनिया। देखो यह अमीनो अम्ल के विअमीनीकरण से बनती है। अमीनो अम्ल के विअमीनीकरण से बनती है। देखो भोजन के रूप में चाहे हमने कोई भी
चीज खाई हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो और चाहे लिपिड हो, लास्ट में उससे क्या बननी होती है, ऊर्जा बननी होती है। या फिर क्या बन सकता है, दूसरा पदार्थ भी बन सकता है, दूसरा यौगिक बन सकता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो इससे तो क्या बनेगा, CO2 और H2O बन जाएगा और क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो क्या खाओ, क्या खाओ, है रसगुल्ले खाओ। रसगुल्लों में क्या है, चीनी, शुगर है। और शुगर में कौन सी शर्करा होती है, सुक्रोज। कौन सी है, सुक्रोज। सुक्रोज का पाचन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा। सुक्रोज का पाचन होता कहां पर है, लिखवाया हुआ है, हाँ, सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कहां पर होता है, ड्यूडेनम में होता है। कहां पर होता है, ड्यूडेनम में। फिर क्या होगा, अवशोषण, टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। इससे अच्छा है क्या खाओ, ग्लूकोन डी पी लो। क्या पी लो, ग्लूकोन डी। उसमें सीधा ही क्या है, ग्लूकोज है, पाचन करने की जरूरत ही नहीं है, पानी में घुल के जाएगा और हाथों हाथ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती। इसीलिए खिलाड़ियों को घोल कर देते हैं ताकि क्या मिल सके, इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। तो ये तो एनर्जी के प्राइमरी सोर्स। अगर ये खत्म हो गए तो फिर ऊर्जा कहां से निकलती है, वसा में से। कहां से निकलती है, वसा में से निकलती है। और अगर ये भी खत्म हो गए फिर कौन आता है, ऊर्जा के लिए प्रोटीन आता है। कौन आता है, प्रोटीन आता है। अब प्रोटीन की संरचना तो आप जानते ही हो, RCH COOH और NH2। R कोई भी हाइड्रोकार्बन समूह हो सकता है, ठीक। तो ये R अगर चेंज कर दो तो फिर अलग अलग क्या बन जाते हैं, अमीनो अम्ल बन जाते हैं। अब अमीनो अम्ल में भी आपने पढ़ा होगा कि अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक। अनावश्यक जिनकी जरूरत नहीं होती है, जिनका निर्माण कहाँ पर होता है, शरीर में हो जाता है। आवश्यक कौन से होते हैं, जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, बाहर से लेने पड़ते हैं, तो वो तो भोजन के साथ आ गए। और जो अनावश्यक होते हैं उसका निर्माण हो जाता है। जैसे इसको यहाँ से हटाया, इसकी जगह कोई दूसरे आर को जोड़ दिया, दूसरे आर को जोड़ दिया, तो फिर क्या बन जाएगा, दूसरे प्रकार का अमीनो अम्ल बन जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसका दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, दूसरे उत्पाद बन जाते हैं। या फिर इसको हटा ही दो, इसको हटा दो तो क्या बन गया, फैट। देखो COOH CH और R, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला जिसमें अंतिम रूप से क्या जुड़ा हुआ हो, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। क्या कहते हैं, फैटी एसिड। वसा बन गई, वसा से अब क्या प्राप्त किया जा सकता है, ऊर्जा जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो ये है विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का भविष्य, फ्यूचर क्या है इनका। तो यहां पर हुआ क्या, प्रोटीन है, प्रोटीन में से किसको हटा दिया, NH2 को हटा दिया। बाकी जो भाग है वो क्या हो जाता है, उपापचयी क्रियाओं में उपयोग में ले लिया जाता है। ठीक? हाँ, क्या लिखा, विअमीनीकरण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया अत्यधिक जहरीली होती है। अमोनिया अत्यधिक जहरीली होती है। सूंघी हुई है, आप प्रैक्टिकल किया होगा आपने, है नहीं किया है। आपके ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल होता है, 12th में भी प्रैक्टिकल होता है, उसमें आती है अमोनिया की गैस। और अमोनिया गैस की गंध ठीक वैसी ही होती है जैसी किसमें आती है, टॉयलेट्स में आती है। टॉयलेट्स में जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है, अमोनिया की वजह से होती है। और अत्यधिक तीखी होती है। अगर आपने ढक्कन को खोल के अगर नाक ले गए ना तो फिर कुछ देर तक तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, इतनी तेज हिट करती है। कुछ कुछ केमिकल्स करते हैं, हाँ, उनमें से यही एक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। अधिक जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक कहलाते हैं। हिंदी में भी यही है, अमोनोटैलिक कहलाते हैं। जैसे मछलियां, जलीय कीट किस में आते हैं? जलीय कीट क्रस्टेशियंस, जलीय कीट, अकशेरुकी, नॉन कॉर्डेट्स, अकशेरुकी। प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है, कहां पर रहते हैं? पानी में। कहां पर रहते हैं? पानी में। तो सीधा अमोनिया को कहां निकाल देते हैं? पानी में निकाल देते हैं। पोरीफेरा है तो बहुकोशिकीय, लेकिन रहते कहां पर है? पानी में। तो जितने भी जो पानी में रहने वाले जीव है, सारे के सारे किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा लिखो यूरिया, यूरिया तो बनाया जाता है, फैक्ट्री में भी बनाया जाता है। ये यूरिया है। देखो, यह अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है, अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है। कम विषैला होता है तथा इसके उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहलाते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जैसे एम्फीबियन, उभयचर, मैमल्स, स्तनधारी, मगरमच्छ, कछुआ, मगरमच्छ, कछुआ, ये जीवित जीवाश्म है। मगरमच्छ और कछुआ क्या है? जीवित जीवाश्म। पुराने टाइम के, ये बाबा आदम के जमाने के, जिस समय डायनासोर थे, रेप्टाइल्स का जो एरा था, डायनासोर जिस काल में थे उस टाइम ये भी थे, लेकिन डायनासोर तो सल्ट गए,
और ये जीवित रह गए और जैसे थे वैसे के वैसे अभी भी है ना? है कितने साल जीते हैं? 200 साल जीते हैं, क्योंकि उनमें ये कैपेसिटी है कि वो अपने सांस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और पड़े रहते हैं। तो जो पड़े रहता है वो ज़्यादा लंबे समय तक दीर्घायु होने के लिए क्या करना पड़ता है? पड़ा रहना पड़ता है। तो आप भी पड़े रहा करो, काम मत किया करो। घर वाले बोले तो बोल देना मेरे को ज़्यादा जीना है, लंबी आयु प्राप्त करनी है, इसलिए मैं क्या करूँगा, पड़ा रहूँगा। है 26 में दुनिया खत्म होने वाली, कैसे होगी? यूरिक एसिड, हेडिंग लगाओ यूरिक एसिड। हाँ, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है जो ऐसे भविष्यवाणी कर देता है कि दुनिया 2026 में खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। है 2023 से नहीं, 2012 से स्टार्ट हो गया था। एक मूवी भी बन गई थी इस पे, है ना? हाँ, ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। धरती जो है उसको बनने में भी लाखों करोड़ों साल लगे थे, तो खत्म होने में भी क्या लगेगा, समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी और सारे के सारे जीव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कहाँ से आएगी? और ऐसी प्रलय आएगी कहाँ से? समुद्र से है? हाँ, तो समुद्र से आ जाने दो। समुद्र से आएगी तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आ सकती है? भाई समुद्र अगर पूरा पिघल भी जाता है तो भी हिमालय तो थोड़ा सा ऊंचा, समुद्र पिघलने का मतलब है ग्लेशियर्स जो है वो समुद्र में ही है। ध्रुवों की ओर जो ग्लेशियर्स है अगर वो पिघल जाते हैं तभी तो समुद्र का लेवल उठ रहा है। तो अगर पिघल जाते हैं तो फिर हिमालय तो रह ही जाएगा, फिर भी जीव तो वहां चले जाएंगे, वहां पर भी रह लेंगे। फिर एडेप्टेशन हो जाएगा, धीरे धीरे एडेप्टेशन होकर वापस से, पहले तो पानी में से कहाँ आए थे, स्थल में, और फिर स्थल से वापस कहाँ चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। एडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, किसने दी थी थ्योरी? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, पिछले वाला याद नहीं है? डार्विन, डार्विन ने कहा था। हाँ, फिर इतना जल्दी भूल जाते हो? नहीं भूलते? नाम नहीं याद आता, कब आएगा तो नाम याद। आप डिपेंडेंट हो गए, ऑप्शन ऑप्शन। हेडिंग लगाओ यूरिक एसिड। ऑप्शन तो देखो चलो आपका तो फिर भी ठीक है, इसमें तो ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा, वरना अब इन फ्यूचर जो टीचर्स होते हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव होगा और इसके 3 स्टेप किए जाएंगे। पहला, आपको पढ़ाना आना चाहिए, क्लासरूम बिहेवियर। दूसरा, आपको क्या आना चाहिए, अच्छे से सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा, फिर आपका क्या किया जाएगा, इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो 3 स्किल चेक की जाएगी, और ठीक भी है। वरना जो टीचर्स है, आप अगर सरकारी स्कूल में जाओगे लेब असिस्टेंट बन के, जब गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो आप जाकर देखोगे कि इनको कोई नॉलेज ही नहीं है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नॉलेज सबको होता है, लेकिन नॉलेज एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आता, वो नहीं कर पाते। तो ऐसे भी होते हैं। और जिस काम के लिए आप जा रहे हो, अगर वही काम आपको नहीं है, जैसे आपको लेब असिस्टेंट बना के भेजा जा रहा है स्कूल के अंदर और आपको पता ही नहीं है, आपको जाकर वहाँ पर बोल दे कि आपको बेल जार लेके आना है और आप कुछ और ही उठा के ले आओ, तो फिर वो कोई जॉब थोड़े हुई। आपको जो काम दिया जाता है वो काम करना चाहिए। जैसे आज अभी आपका काम है, आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, आपका काम है याद करना, और आप याद करके आते हो, आते ही हो। हाँ, तो अच्छे से काम कर रहे हो। लिखो यूरिक एसिड, ऐसे जीव जो, ऐसे जीव जो जो
यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। जैसे कीट पक्षी सरीसृप। कीट पक्षी सरीसृप। इसके अलावा भी कोई उत्सर्जी पदार्थ? बिल्कुल है। इसके अलावा पहले तो इसी में लिख लो, यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है। तथा इसके उत्सर्जन के लिए अत्यल्प पानी की अति और अल्प। अत्यल्प बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। और मनुष्य में अगर यूरिक एसिड बन जाए तो है बाहर निकाल दिया जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? गठिया बोलते हैं। ये हो जाएगा गाउट्स डिजीज। किसका जमा हो जाएगा? अगर यूरिक एसिड का जमा हो जाता है जॉइंट्स में तो जॉइंट्स क्या करने लग जाते हैं? पेन करने लग जाते हैं, जिसको हम गाउट डिजीज कहते हैं। गठिया जानते ही हो। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मुख्य जीवों में मुख्य उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, एक तरफ तो लिख दो अंग और दूसरी तरफ क्या आ जाएंगे? जीव। पहले अंग है सामान्य सतह, सामान्य बॉडी सरफेस। किसमें होगा? प्रोटोजोआ। और किसमें होगा? पोरीफेरा और टीनोफोरा। शुरुआत के जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि शुरुआत के समय जो 3 फाइलम आते हैं वो तीनों किससे करते हैं? सामान्य सतह से करते हैं। दूसरा आ जाता है फ्लेम सेल। कौन सी सेल है? फ्लेम सेल। ज्वाला कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? ज्वाला कोशिकाएं। किसमें पाई जाती है? प्लेटी हेलमिंथीज में। किसमें होगी? प्लेटी हेलमिंथीज, जिनको चपटे कर्मी भी कहते हैं, उनमें पाई जाती है। तीसरी आ जाती है रेनेट सेल। कौन सी सेल है? रेनेट सेल। रेनेट सेल किसमें पाई जाती है? किसी को नहीं पता? एस्क हेलमिंथीज में। किसमें होगी? एस्क हेलमिंथ्स। फिर आ जाती है आपकी नेफ्रीडिया। क्या आते हैं? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किसमें पाए जाते हैं? हाँ, वेरी गुड, एनेलिडा में। फिर आ जाते हैं आपके ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? ग्रीन ग्रंथियां। किसमें पाई जाती है? क्रस्टेशियन। किसमें पाई जाती है? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्या है? जलीय कीट। क्रस्टेशियन क्या है? पानी में रहने वाले कीट।
इसके अलावा मेल पिगी नलिका, मेल पिगी नलिकाएं किस में पाई जाती है? हाँ, आर्थ्रोपोड्स, कीटों में। आर्थ्रोपोडा किसमें? कीटों में। और फिर आ जाते हैं आपके प्रोबोसिस ग्रंथि, प्रोबोसिस ग्रंथि, और ये किस में पाई जाती है? हेमी कोर्डेटा में। किसमें है? हेमी कोर्डेटा में। और फिर आ जाते हैं वृक्क। क्या आ जाते हैं? वृक्क। वृक्क किस में होंगे? रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स। देखो, सबसे पहले सामान्य सतह, यहां तक क्या नहीं बने? बॉडी ऑर्गन बने ही नहीं थे, अंगों का निर्माण हुआ ही नहीं, यानी कि अंग तंत्र नहीं बना। किस में पाए जाते हैं? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और टिनोफोरा। फ्लेम सेल किस में पाई जाती है? प्लेटी हेलमिन्स में। किसमें है? प्लेटी हेलमिन्स। रेनेट सेल किस में पाई जाती है? एस्केल्मिन्स में। और नेफ्रिडिया किस में पाए जाते हैं? एनेलिडा में। किसमें पाए जाते हैं? एनेलिडा। और एनेलिडा के जस्ट बाद में आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या पाए जाते हैं? मेल पिगी नलिकाएं। और फिर आ जाते हैं, सॉरी, हाँ, आर्थ्रोपोड। और आर्थ्रोपोड्स में भी ऐसे आर्थ्रोपोड जो कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियन। इनमें क्या पाई जाती है? ग्रीन ग्लैंड। और जो अकशेरुकी और कशेरुकी, इनके बीच की जो योजक कड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेमीकोर्डेटा। हेमीकोर्डेट्स में क्या पाए जाते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। और बाकी सब में क्या पाए जाते हैं? वृक्क पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है। याद रह जाएगी? नाम याद रह जाएंगे? इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ कहाँ से आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही। ये पांचों इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल किस में पाई जाती है? रेनेट सेल किस में पाई जाती है? ग्रीन ग्लैंड्स किस में पाई जाती है? मेलपिगी ट्यूब्यूल्स किस में पाई जाती है? और नेफ्रिडिया जो है वो किस में पाए जाते हैं? याद रह जाएगा? लिख लिया सबने? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नहीं लिखा? हेडिंग लगाओ, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से पाए जाते हैं? हैं? किडनी। कौन से पाए जाते हैं? छोटा बड़ा हो गया क्या? अब तो नहीं बना, ऊपर नीचे हो गया। ऊपर नीचे तो हो जाने दो, ऊपर नीचे होने से क्या ही फर्क पड़ता है? हैं? बड़ा छोटा भी हो गया? हाँ, ये तो फर्क पड़ेगा। अब लगभग सेम है। हाँ, फिर ठीक है, चल जाएगा काम।
यही पाए जाते हैं। देखो, मुख्य उत्सर्जी अंगों के रूप में क्या पाए जाते हैं? वृक्क। क्या पाए जाते हैं? वृक्क। किडनी। और किडनी जो है वो क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग। कहां पर पाए जाते हैं? किडनी कहां पर पाए जाते हैं? हैं? कौन सा पार्ट? डोर्सल, पीछे की तरफ। कहां पर होते हैं? पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं, देहगुहा के आवरण से, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। देहगुहा का आवरण होता है पेरिटोनियम, और उससे बाहर का जो मस्कुलर पार्ट है इसके बीच में पाई जाती है। स्थान की अगर हम बात करें कहां पर है एग्जैक्ट, तो T12 और L3 इनके बीच में है। किसके बीच में है? T12 और L3 इनके बीच में उपस्थित होती है। एक अगर हम किडनी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 12 से 13 सेंटीमीटर। 6 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ाई। और मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और एक किडनी जो है उसका भार होता है 120 से 130 ग्राम। ये सामान्य सी जानकारी है किसके बारे में? किडनी के बारे में। संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। आकार कैसा होता है? बीन शेप्ड। कैसा होता है? बीन शेप्ड। बीन तो जानते हो क्या होता है? सेम। सेम क्या है? एक पौधा है, उसका जो बीज होता है, जैसे चौला देखा होगा आपने, ठीक है, वैसा ही बीज होता है। सेम के बीज के आकार की संरचना होती है। मानव में जो किडनी होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है। कैसी होती है? रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर जो आवरण है वो होता है पेरिटोनियम। कौन सा होता है? पेरिटोनियम। तो ये आगे की ओर तो पेरिटोनियम होगा आवरण, लेकिन पीछे की ओर नहीं होता। और पेरिटोनियम है क्या? हमारी जो देह गुहा है उसका जो आवरण है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। तो पीछे की ओर रेट्रल पार्ट में क्या नहीं है? पेरिटोनियम नहीं है। तो कैसा हो गया? रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है। ये जो किडनी है, इस किडनी में दो नलिकाएं एंटर कर रही है। कितनी नलिकाएं एंटर कर रही है? दो नलिकाएं। कौन कौन सी है? एक तो है धमनी, जिसको हम क्या बोल देंगे? वृक्कीय धमनी। और दूसरी क्या है? सिरा, जिसको हम क्या बोल देंगे? वृक्कीय सिरा। एक तो ब्लड को ले जा रही है और दूसरी ब्लड को वापस लेके आ रही है। ठीक। दो नलिकाएं एक एक जो किडनी है उसमें से बाहर निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी, यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर कहते हैं। ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर किडनी का जो अवतल पार्ट है, कौन सा पार्ट? अवतल, कॉन्वेक्स। कौन सा पार्ट है? कॉन्वेक्स या कॉन्केव? अवतल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश मीडियम होना आपका। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो उत्तल होता है। कॉनकेव कौन सा होता है? कॉनकेव। यानी जो अवतल पार्ट है, इस अवतल पार्ट में से, जिसको हम पेल्विस रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन कहते हैं। इस पेल्विस रीजन से दो नलिकाएं जो है वो बाहर निकलती है। इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी कहते हैं। और मूत्र वाहिनी का इतना ही काम है कि यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण हुआ है, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, इस यूरिन को किडनी में से कहाँ पहुंचाया जाता है? मूत्राशय में। यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पर लाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में लाया जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक थैले जैसी संरचना है, और इसमें जो मूत्र है वो क्या होता है? इकट्ठा होता है। और इसकी जो सबसे अंदर की आवरण है वो किससे बनी हुई होती है? स्ट्रेटिफाइड। किससे बनी हुई होती है? इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू।
किससे बनी हुई होती है? संक्रमणकारी उपकला ऊतक से। किससे बनी हुई होती है? संक्रमणकारी उपकला ऊतक से बनी हुई होती है। स्पेशल है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो ऊतक की कोशिकाएं होती है ये एक्सपेंड कर सकती है। क्या कर सकती है? एक्सपेंड कर सकती है, फैल सकती है। इसलिए यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें जो मूत्र है वो लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन कभी भी यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फटता नहीं है। क्योंकि किससे बनी हुई है इसकी कला? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। जैसे ही ये फुल हो जाता है तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, संवेदांग होते हैं। ये संवेदांग इन संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके किसको भेज देते हैं? मस्तिष्क को भेज देते हैं, ताकि यहाँ पर जो स्पिंक्टर लगा हुआ है इस स्पिंक्टर को क्या किया जा सके? खोला जा सके। और इस स्पिंक्टर से जो मूत्र है वो बाहर निकल जाता है, और जिस पथ से बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये है मानव में उत्सर्जन तंत्र। मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी किडनी पाए जाते हैं। किडनी की संख्या एक जोड़ी है। कहां पर उपस्थित होते हैं? T12 से L3 के बीच में उपस्थित होते हैं। आकार कैसा होता है? सेम के बीच का आकार होता है। एक किडनी ऊपर होती है, दूसरी किडनी नीचे होती है। दिखाई दे रहा है? कौन सी ऊपर है? लेफ्ट साइड की ऊपर है और राइट साइड की नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट साइड में इस तरफ हमने क्या बनाया था? लीवर बनाया था। लीवर बड़ा ऑर्गन है तो लीवर जो है इसको क्या कर देता है? नीचे खिसका देता है। तो ये किडनी नीचे होती है और ये किडनी कहाँ पर होती है? ऊपर होती है। मानव में जो किडनी होती है वो कैसी होती है? रेट्री पेरिटोनियल होती है। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग होने का मतलब क्या है? कि किडनी ही है जो आगे जाकर क्या बनाएगी? यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन का फॉर्मेशन किस में होता है? किडनी के अंदर होता है। या रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। जो मूत्र बनता है इस मूत्र को यहां से निकालकर मूत्राशय में ले जाने का काम कौन करती है? मूत्रवाहिनी करती है। यूरेटर का एक ही काम है, यहां से जो मूत्र बना है उसको कहां भेज दिया जाए? यूरिथ्रा में भेज दिया जाए। और यूरिथ्रा जो है वो एक थैलेनुमा संरचना है जिसके अंदर मूत्र जो है वो इकट्ठा होता है। इसका सबसे अंदर का जो आवरण होता है वो किससे बना हुआ होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है। और यहीं पे संवेदांग होते हैं। इस ऊतक से बनने के कारण ये जो यूरिथ्रा है वो क्या हो सकता है? सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या हो सकता है? एक्सपेंड हो सकता है, फैल सकता है। जैसे ही ये फुल हो जाता है तो फिर एक स्पिंक्टर के द्वारा मूत्र को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और जिस पथ के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। आ गया समझ? छाप लो, इतना ही है, खत्म। पहले लिखाना है क्या? पहले डायग्राम बना दो फिर लिखा देंगे। बना लिया? नहीं बनाया? इतना स्लो मत रहा करो।
नहीं, बनने की जरूरत नहीं है, आप अब भी बन सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और तो बना लिया, लिखो। मानव के उत्सर्जन तंत्र में, मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, किडनी, वृक्क। दूसरा, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। तीसरा, मूत्राशय, मूत्राशय। चौथा, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। और हेडिंग लगा दो किडनी की संरचना। किसकी संरचना? किडनी की। किडनी की संरचना जो है उसमें कितने रीजन दिखाई देते हैं? दो रीजन। कितने रीजन दिखाई देते हैं? दो। कौन कौन से? कॉर्टेक्स और मेडुला। कौन कौन से दो भाग है? कॉर्टेक्स और मेडुला। जो कॉर्टेक्स भाग है
इस कॉर्टेक्स भाग में पिरामिड की जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, और इन पिरामिड्स को हम क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड्स। दिखाई दे जाएगा ये है। देखो, दो पार्ट दिखाई देते हैं, और दो पार्ट कौन कौन से हैं? ये किडनी है, और किडनी के सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल कहते हैं। हृदय का सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। फेफड़ों का? प्लूरा। क्या कहलाता है? प्लूरा। और यकृत का? ग्लीसन कैप्सूल। क्या कहलाता है? ग्लीसन कैप्सूल। और यहां पर किडनी का क्या कहलाता है? रेनल कैप्सूल कहलाता है। इसके अंदर होती है किडनी, और किडनी के दो क्षेत्र होते हैं। बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स भाग जो होता है वो कणिकाकार होता है, यानी इसमें क्या पाई जाती है? ग्रेन्यूल्स जैसी संरचना जो है वो पाई जाती है। जबकि जो मेडुला भाग है वो कैसा होता है? नलिकीय। कैसा होता है? नलिकीय भाग होता है, यानी इसमें जो नलियां हैं, ट्यूब्यूल्स है, जो वो प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स पार्ट में जो पिरामिड के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको हम बोलते हैं रेनल पिरामिड। क्या बोलते हैं? रेनल पिरामिड कहते हैं। इन रेनल पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स भाग धसा हुआ रहता है, रेनल पिरामिड जो है वो किसका हिस्सा है? मेडुला का। किसका हिस्सा है? मेडुला का हिस्सा है। तो ये बाहर वाला जो भाग है कॉर्टेक्स जो है वो इस मेडुला में अंदर की ओर धसा हुआ है। दिखाई दे रहा है? स्तंभ के जैसे दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं बर्टीनी के वर्कीय स्तंभ। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। ये कॉर्टेक्स भाग है और ये मेडुला भाग है। कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला के अंदर धसा हुआ है। कहां पर? दो पिरामिड के बीच में। उसको हम क्या बोलते हैं? बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। पिरामिड्स जो होती है वो पिरामिड्स नलिकाओं के रूप में बाहर खुलता है, और इन नलिकाओं को कहा जाता है कैलिक्स।
क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ये नलिकाएं आपस में मिल जाएगी, पहले तो आएगी प्राइमरी कैलिक्स, फिर क्या आ जाएगी? सेकेंडरी कैलिक्स। और सेकेंडरी कैलिक्स जो है वो आपस में हाइलम जो पार्ट है या जो पेल्विस पार्ट है, इस पेल्विस पार्ट में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, और जुड़कर लास्ट में किस में खुल जाती है? यूरेटर में खुल जाती है। लास्ट में किस में खुल जाती है? यूरेटर में खुल जाती है। ये है किडनी की स्ट्रक्चर, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। किडनी के सबसे बाहर का आवरण क्या है? रीनल कैप्सूल। किडनी के कितने भाग है? दो क्षेत्र है, एक है कोर्टेक्स भाग। कोर्टेक्स भाग कैसा होता है? कणिकाकार होता है। मेडुला भाग कैसा होता है? नलिकाकार होता है। कोर्टेक्स का कुछ भाग नलिकाओं में, ये जो पिरामिड्स है इनके बीच में धसा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ। जो रीनल है या जो किडनी है, किडनी के मेडुला भाग में पिरामिड के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वृक्कीय पिरामिड कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 से 13 तक। कितनी होती है? 7 से 13 तक हो सकती है। ये आगे चलकर किस में खुलते हैं? कैलिक्स में खुलते हैं। और ये कैलिक्स आगे जाकर किस में खुल जाते हैं? यूरेटर में खुल जाते हैं। कैलिक्स आगे जाकर किस में खुल जाते हैं? यूरेटर में खुल जाते हैं। आ गया समझ? आ गया? छाप लो, फिर लिखाते हैं। हैं? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन है।
बना लिया। रीनल कैप्सूल को कहीं काम हुआ, रीनल कैप्सूल को काम हुआ है कि आउटर कवरिंग जी मतलब बनेड़ो कहूँ है ये तो है मेलपी की कणिकाएं जता भी न्यूरॉन सब की जनाबन बांधेड़ी तो रखनी पड़ी ना एक जगह शेप बनाए रखना। रीनल कैविटी तो हुआ है जी हाँ अपाड़ा जो है ना देह गुहा को आवरण, ये देह गुहा का आवरण में रीनल कैविटी तो आठ है बनी, हाँ बीच में बनी क्योंकि अठबी बाग केविटी तो कहीं है एक तरीका एक डक्स है। पहली तो बहुत छोटी छोटी डक्ट ऑफ बेलिनी उसी बाद में माइनर कैलिक्स बाद में मेजर कैलिक्स एक जगह इकट्ठी हुई जैसी जन डक्स एक जगह इकट्ठी हुई जना बनते चौड़े हुई जैसी वो जो पेल्विस पार्ट है यूरेटर को वो नहीं इन कौन के रीनल कैविटी नहीं मायने वर्षी बारह की है बनी बारह तो बनी कौन सके ना बारह तो कैविटी नेफ्रॉन तो बाहर में बाहर समझ आ किया हुआ है नेफ्रॉन बाहर समझ में आ जैसे बना लिया लिखो देखो वृक्क संख्या में एक जोड़ी होते हैं, वृक्क संख्या में एक जोड़ी होते हैं, इनका आकार सेम के बीज के समान होता है, सेम के बीज के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में वृक्क रिट्रो पेरिटोनियल होते हैं, रिट्रो पेरिटोनियल होते हैं। रिट्रो पेरिटोनियल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में वृक्क मनुष्य में वृक्क T12 से L3, T12 क्या है 12th थोरेसिक टू 3rd लंबर वर्टिब्रे के मध्य पाए जाते हैं, के मध्य पाए जाते हैं जो देह गुहा के देह गुहा के डोर्सल भाग से जुड़े होते हैं, डोर्सल भाग से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
हैं, यहाँ होते हैं पीछे की तरफ। देख गुहा को बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी अंदर के अंदर जो कंप्लीट है वो तो है बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी को जो डायफ्राम है वो दो कैविटी में डिवाइड कर देता है, ऊपर की ओर थोरेसिक कैविटी और नीचे की ओर एब्डोमिनल कैविटी, और इनके अंदर क्या रहते हैं, बॉडी ऑर्गन्स। इनके अंदर क्या रहेंगे, बॉडी ऑर्गन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वृक्क के ऊपर वृक्क के ऊपर आवरण, आवरण रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल कहलाता है, कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क के निम्नलिखित दो क्षेत्र होते हैं, निम्नलिखित दो क्षेत्र होते हैं। पहला लिख लो कॉर्टेक्स, पहला कॉर्टेक्स। ठीक, देखो यह बाहरी कणिकाकार भाग होता है, बाहरी कणिकामय भाग होता है, जिसमें नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। आगे आ जाएगा ये, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। नेफ्रॉन की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन जो है उसका पहला पार्ट कौन सा होता है, बोमेन कैप्सूल, एक कप के जैसा होता है। ये आगे जाकर किस में खुलता है, पीसीटी में, पीसीटी आगे जाकर हेनले लूप, और हेनले लूप किस में खुल जाता है, डीसीटी में, और ये टर्मिनली किस में खुल जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाती है। ठीक, तो दो पार्ट है, कौन कौन से, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में, और बाकी के भाग कहाँ पर पाए जाएंगे, मेडुला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, मेडुला, मेडुला, मेडुला। देखो यह भीतरी नलिकाकार भाग होता है, यह भीतरी नलिकाकार भाग होता है, नलिकाकार भाग होता है। इसमें पिरामिड्स के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें, इसमें पिरामिड्स के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें रीनल पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड, वृक्कीय पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं। इनकी संख्या 7 से 13 तक होती है, इनकी संख्या 7 से 13 तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पिरामिड कैलिक्स में खुलता है, कैलिक्स में खुलता है, जो
यूरिथ्रा मूत्रवाहिनी, यूरेटर, यूरेटर के पेल्विस भाग में खुलते हैं, के पेल्विस भाग में खुलते हैं, के पेल्विस भाग में खुलते हैं। जो 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 किडनी की ओपनिंग, किडनी की ओपनिंग हाइलम, किडनी की ओपनिंग हाइलम से बाहर निकलती, से बाहर निकलती। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्टेक्स का कुछ भाग, कोर्टेक्स का कुछ भाग रीनल पिरामिड्स के मध्य, रीनल पिरामिड्स के मध्य मेडुला में धसा होता है, मेडुला में धसा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और हेडिंग लगा दो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना।